हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीडी कॉमर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस। और ये सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप बीपीएससी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एएमआरएस को देख रहे हैं, चाहे मतलब एकलव्य वाले जो स्कूल्स हैं उनको देख रहे हैं, अगर आप DSSB को देख रहे हैं, अगर आप MP टेट वर्ग 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर आप यूपी TGT PGT की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आगे फर्दर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम्स हैं जो PGT लेवल के हैं, अगर आप उन्हें देख रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो भी क्लासेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं। कुछ बच्चों को ना थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि बिफोर द एग्ज़ाम्स सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, तो उसमें मैं दो चीज़ें जो है ऐड कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको MCQ मिल जाएगा। माने अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लासेस कर ली तो मेरा ये मानना है कि आपको 101% आपके MCQ सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते मैंने आपसे कहा था कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ, जो भी कंटेंट मैं करा रहा हूँ, आप उसके MCQ की प्रिपरेशन के साथ साथ करते चलिए, या पीछे के जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके MCQ साथ साथ करते चलिए। जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, देखिए आप जो मैं कह रहा हूँ आप उसको मानते चलो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लासेस चल रही हैं और बिफोर द एग्ज़ाम्स वो कंप्लीट हो जाएंगी 101% अनडाउटेडली, है ना। अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम निकल करके आएगा सबसे पहले, वो मेरे ख्याल से अभी की, क्योंकि अभी AMRS का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, DSSB का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, BPSC का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, बट अभी उसके एग्ज़ाम्स होने में थोड़ा टाइम है। दूसरा क्या है कि इसके अलावा यूपी TGT PGT की अभी कमेटी का कोई भी नहीं निकल करके आया है कि कमेटी का गठन होना है, तो अभी केवल नाम ही चयनित हुए हैं। उस कमेटी का गठन होना, उसके बाद वो सारी प्रक्रिया करना, उसमें टाइम लगेगा। तो अभी रिसेंट लेटेस्ट जो आपका एग्ज़ाम है वो MP टेट वर्ग 1 है, जो लगभग अगस्त में होने वाला है, और लगभग मिड जुलाई तक मैं आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो 10-15 दिन, जितने भी दिन बचेंगे एग्ज़ाम्स तक, तब तक मैं आपकी MCQ सीरीज़ करा दूँगा, जिसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन केवल फिर वही वाली बात है कि कभी भी एक सोर्स पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में आपको अपना एफर्ट डालना है। सिंगल किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ के अलावा कहीं और भी चीज़ें देखें। आप देख सकते हैं, उसका आपको चॉइस है, आपको अच्छा लगता है आप देख सकते हैं, मैं उस चीज़ को नहीं बोल रहा, लेकिन साथ साथ में आपको एक ऐसी चीज़ भी ढूंढनी है जहाँ पर आप अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर कर पाएँ। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि गाइडेंस विद सेल्फ प्रिपरेशन। तो अगर गाइडेंस विद सेल्फ प्रिपरेशन होगी तो आपके जो रिजल्ट ओरिएंटेशन के मेरिट में आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड एजुकेशन जो होती है ना, माने हम खुद से जो अपनी चीज़ें तैयार करते हैं, खुद से जो तैयारी करते हैं, उसका एक अलग ही वेटेज होता है, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ें चलती रहेंगी, क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। और साथ साथ में अपनी भी प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। कोई भी बुक आप उठा लीजिए, अपना सिलेबस उससे टैली कर लीजिए। अगर वो सिलेबस उसके अंदर मैच हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपको वो बुक ले लेनी चाहिए और वहाँ से आपको MCQ की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि बिफोर द एग्ज़ाम्स आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है क्योंकि MCQs तो आपको मिल ही जाएंगे। मैंने भी बहुत सारे MCQs के वीडियोस जो है डाले हुए हैं, वहाँ से भी आपको MCQs मिल जाएंगे। MCQs में कोई खास बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, पैटर्न पता होना चाहिए। MCQ क्या है, तो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वहीं से तो MCQ बन के निकला है ना। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारा उस MCQ को, भाई आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मैंने कहा कि हु इज़ द मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो या इनमें 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से कोई एक स्टैटिस्टिशियन का आपको नाम बताना है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप पर बता पाओगे ना। खाली अगर आपने MCQ किया तो आप नहीं बता पाओगे। तो MCQ आपके कॉन्सेप्ट में से बनते हैं, और मैं इस तरह से कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने का प्रयास करता हूँ कि आप
कि एमसीक्यूज करने में आपको उस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बड़ा सेलेक्टिव पोर्शन जो है मैं उस चीज़ को लेकर के आता हूँ। तो आज भी मैंने कुछ इसी तरह से जो आपका सिलेबस है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया है। इसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। जब हम किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली करते हैं ना, कि उसका एक क्या बोल सकते हैं कि जो मोटो है, उसका जो मेन पर्पस है वो फुलफिल होता हुआ नज़र आता है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। खैर, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी हम लोग आ गए हैं। अब बात करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का क्या रोल है और किस तरह से ये काम करता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आप लोग चैनल के साथ कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो जितने भी नए लोग हैं सभी का स्वागत है, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शेयर कीजिए, ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फुल फ्लैग प्रिपरेशन कराया जाता है पीजीटी कॉमर्स का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की। तो जैसे हमने क्या किया, बच्चों ने, आपने देखा होगा ना, जब आप क्लासरूम में होते थे तो कितने सारे एग्ज़ाम्स हम लोग देते थे, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज़ का, इकोनॉमिक्स का, फिजिकल एजुकेशन या इन सब के। अब ये सब लमसम हमारे पास आ तो जाते हैं, तो ये तो रॉ डाटा हो गया। इस डाटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करना होता है कि भाई ये जो, जैसे मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, मेरे पास अकाउंट्स की कॉपीज आ जाएंगी। कोई बंदा बिजनेस का टीचर है, उसके पास बिजनेस की चली जाएंगी, इंग्लिश वाले के पास। अब उसमें तो हर बच्चे की कॉपी है, वो तो सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है कि नहीं। अब ये कैसे पता चले कि किस बच्चे का कितना परसेंटेज आया है, तो उसके लिए उन सब मार्क्स को हमें एक जगह पर कलेक्ट करते हैं, है ना। जो टीचर्स हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे, फिर उसको पर्टिकुलर हम एक फॉर्मेट में, उसको टेबुलेशन फॉर्मेट में, ग्राफिटिकल या इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। उसी सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट को जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। क्लियर हो गया ये वाली बात का समझ आ गई। तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं। एक तो कंपैरिजन, ठीक है, और दूसरा एनालिसिस। तो जब भी हम किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस डाटा को हम कंपैरिज और एनालाइज दोनों कर पाते हैं। दूसरा क्या है, एनालिसिस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जैसे मेरे पास जो है अकाउंट्स की नोटबुक्स हैं, किसी दूसरे टीचर के पास बिजनेस स्टडीज़ की गई, तीसरे टीचर के पास हिंदी की चली गई, चौथे टीचर के पास इंग्लिश की चली, हिंदी या इंग्लिश की चली गई, पांचवें टीचर के पास जो है इकोनॉमिक्स की चली गई। तो हमने क्या किया, हमने उन्हें क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई कर दिया। या जैसे आप लोग ड्यूटीज़ वगैरह देते होंगे, तो एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के तो बच्चे नहीं बैठते हैं, मिक्स बैठते हैं, तो उन सबकी बच्चों की कॉपीज़ को कलेक्ट करते हैं और फिर उनको क्लासीफाई कर देते हैं। तो क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको ग्रुप्स में अरेंज करना अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये दोनों टर्मोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। अब क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो बड़ा सिंपल होता है, समझने में आसानी होती है और वो ब्रीफ होता है, संक्षिप्त होता है। ठीक है, जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं ये दे सकता हूँ क्लासिफिकेशन का, कि आप बैंक में पैसे जमा करने के लिए गए और आपके पास अलग अलग तरह की करेंसी के अलग अलग नोट हैं। ठीक है, तो आपके पास कुछ 2000 के नोट है, कुछ 500 के हैं, कुछ 200 के हैं, कुछ 100 के हैं, कुछ 50 के हैं, कुछ कॉइन्स हैं 20 का, 10 का, 5 का, 2 का, 1 का। अब आपने तो उसको काउंट करके लिख दिया, लेकिन अब बैंक के लिए थोड़ी समस्या हो गई। तो आपने क्या किया, आपने उसको क्लासीफाई कर दिया। आपने देखा भी होगा पेन स्लिप पे लिखा होता है कि भाई 2000 के इतने नोट हैं, 500 के इतने नोट हैं, 100 के इतने नोट हैं, 50 के इतने नोट हैं, 20 के इतने नोट हैं, 10 के इतने नोट हैं, 5 के इतने, 2 के इतने और 1 का इतना। तो उससे क्या होता है, उससे टैली करने में आसानी हो जाती है। इसको कहते हैं ब्रीफ करना। अच्छा, उसकी फिर उपयोगिता भी होती है। जब हम उनको क्लासीफाई कर लेते हैं तो उसको क्या हो जाता है, उसकी उपयोगिता जो है वो बढ़ जाती है। और ये अपने आप में क्या होता है, डिस्टिंक्टिव होता है। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है, विशिष्ट, है ना। विशिष्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को कोई भी जो डाटा है, जब हम उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं और क्लासीफाई करते हैं,
तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है ना, विशिष्टता की ओर ले जाता है। मतलब आप इस तरह को इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने डेली बेसिस पर कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर्स किए, तो आपने इनकम्स को इनकम की जगह लिख दिया और एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंडिचर्स की जगह लिख दिया, तो उनकी अपने आप में एक विशिष्टता हो गई। फिर आप उन दोनों की कंपेयर कर पाओगे कि हाँ भाई मेरी टोटल इनकम इतनी थी और मेरी टोटल एक्सपेंडिचर इतना था। ठीक है, इसके पीछे क्या होता है, साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है। जैसे आप अकाउंटेंसी करते हो तो अकाउंटेंसी के पीछे क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, इसे स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता है। ठीक है, और दे शुड बी अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, है ना। तो वो क्या होता है, वो आकर्षक होते हैं और वो प्रभावी होते हैं, मतलब वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे आपने कोई अगर रफली डाटा प्रिपेयर किया तो आपको उसे पढ़ने में, उसको समझने में उतनी दिलचस्पी नहीं आएगी जितनी दिलचस्पी उसको अगर आप कलरफुल तरीके से डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में, ग्राफ्स के फॉर्मेट में या पाई चार्ट्स के फॉर्मेट्स में आप कलरफुल उनको बहुत ब्रीफ करके अगर आप लिखोगे तो आपको उसे पढ़ने में और उसको समझने में उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव होते हैं, मतलब व्यापक होते हैं, क्लियरिटी होती है, समरूपता होती है, ये भी एक चीज़ है, सूटेबिलिटी, स्टेबिलिटी और इलास्टिक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं बनता है। यहाँ से चीज़ें निकल करके आती हैं। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे स्पेशियल क्लासिफिकेशन या जियोग्राफिकल। जैसे जापान की डेंसिटी क्या है, इंडिया की डेंसिटी क्या है, जापान की पॉपुलेशन क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है ना। भारत में जो जैसे हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो मेरठ है, तो मेरठ लोकसभा में कितने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं, लखनऊ क्षेत्र में कितने मिले हैं, है ना, सहारनपुर क्षेत्र में कितने मिले हैं। तो इस तरह से जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया हो जाता है, जो भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जब हम डाटा का वर्गीकरण करते हैं तो उसे जो है भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर जाना जाता है। किसी भी देश के आधार पर हो सकता है, राज्य के आधार पर हो सकता है, जिले के आधार पर हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी क्षेत्रीय या भौगोलिक स्थिति के आधार पर आप किसी भी डाटा को वर्गीकृत करते हैं तो वो भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। क्रोनोलॉजिकल क्या हो गया, क्रोनोलॉजिकल होता है एक सिस्टमैटिक, क्या होता है, सिस्टमैटिक। इसको टेम्परल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, टेम्परल भी बोला जाता है। जैसे क्या हुआ कि आपने हर साल जो स्कूल, जैसे स्कूल्स है, जैसे इसमें है विभिन्न वर्षों में एक स्कूल में छात्रों की संख्या को एक समय अवधि के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है कि पहले साल हमारे 1200 थे, अभी हमारे 1250 हो गए, नेक्स्ट ईयर हमारे 1300 हो गए, इस तरह से, है ना। तो जो भी क्रोनोलॉजिकल मतलब जो भी टाइम बाउंडेड है या एक सीक्वेंस में है, किस में है, एक सीक्वेंस में है, उसको क्या कहा जाता है, क्रोनोलॉजी। जैसे अकाउंटेंसी में हम लोग लेज़र प्रिपेयर करते हैं, तो लेज़र जो प्रिपेयर किया जाता है वो किस में किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल माने जो बढ़ते क्रम में होता है, क्रोनोलॉजिकल माने जो बढ़ते क्रम में है आगे की ओर। इसके बाद आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जिसमें क्वालिटी होती है, तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल होता है और एक मैनीफोल्ड होता है। सिंपल का मतलब क्या होता है, जिसमें जैसे बहुत सिंपल है, जैसे आपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया लिटरेट और इलिटरेट, भाई ये लिटरेट लोग हैं, ये इलिटरेट लोग हैं, खत्म कहानी। ठीक है, क्लियर है वाली बात, क्लियर है ये वाली बात। अब मैनीफोल्ड का मतलब क्या होता है, मैनीफोल्ड का मतलब होता है कि आपने उसको और ज़्यादा डिवाइड, जैसे लिटरेट है और इलिटरेट है। अच्छा, लिटरेट में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, या जैसे स्कूल है ना, स्कूल के आधार पर लेता है। स्कूल में आपके 200 बच्चे हैं, उन 200 में से कितने पास हुए और कितने फेल हुए, तो पास मान के चलिए 120 हुए और 80 बच्चे फेल हो गए। अब उन 120 में से, है ना, उन 120 में से कितने लड़कियां पास हुई और कितने लड़के पास हुए, और जो 80 बच्चे फेल हुए उसमें कितने लड़के पास हुए और कितनी लड़कियां क्या हैं, फेल हुई। उसके बाद फिर हम उनको सब क्लासीफाई कर देते हैं, उनमें से कितने बच्चे रेगुलर स्कूल अटेंड करते थे और कितने बच्चे रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं करते थे। तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन होता है ना, एक पूरा क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस में क्या बोल सकते हैं उसको,
एक क्रम में जो पूरा आप वर्गीकरण करते हैं ना कैटेगरी वाइज, उसको फिर और कैटेगरी में डाल देना, उसको फिर और कैटेगरी में डाल देना, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है उसको? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन उसको बोला जाता है। क्लियर हो गया क्वालिटेटिव में? ठीक है। इसके बाद क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव आपको पता ही है, जो क्वांटिटी माने कक्षा में कितने छात्र हैं, लंबाई कितनी है, और मोहन कितने मीटर दौड़ सकता है, ये सारी चीज़ें क्या है, क्वांटिटेटिव हैं, जो मात्रात्मक आधार पर आधारित होती है। इसके बाद वेरिएबल्स आते हैं। तो दो तरह के वेरिएबल्स हैं हमारे पास, डिस्क्रीट वेरिएबल है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। इसको समझना ना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको समझने का प्रयास करिए। कई लोग बोलते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। देखिए डिस्क्रीट का मतलब क्या है? डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि जो कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस यहाँ पर समझ के चलिए कि कॉन्टिन्यूस वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ। डिस्क्रीट जो अभी भी काउंटेबल है, जैसे आपकी पॉकेट मनी के अंदर पैसा ना, ये क्या है, ये काउंटेबल है। पॉपुलेशन क्या है, काउंटेबल है। अब जैसे आपकी एज है, आपको जैसे मान के चलिए कि कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया कि भाई आप 25 साल 10 महीने 2 दिन 5 घंटे 4 सेकंड 4 मिली सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, और आगे पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है ना, ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, माने जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। डिस्क्रीट को आप काउंट कर सकते हो, डिस्क्रीट को आप काउंट कर सकते हो, क्लियर है, लेकिन इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ये चलता जाएगा। क्लियर है, ये वाली एक कहानी है। रॉ डाटा जो कच्चा मतलब कच्चा इन द सेंस कि जो अभी आया है, माने फ्रेश माल है ना। जैसे आप बाज़ार गए और आपने बाज़ार से बहुत सारा सामान, उसमें ग्रॉसरी भी है, उसमें शर्टिंग्स भी हैं, उसमें शूज़ भी हैं, उसमें कुछ यूटेंसिल्स का भी सामान है, उसमें कुछ हाउसवेयर की चीज़ें भी है, उसमें कुछ डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये क्या है, ये कच्चा माल है। मतलब कच्चा माल इन द सेंस अभी आप लेकर के आए हो। अब आप क्या करोगे, इनको इनकी जगह पर लेकर के जाओगे। ग्रॉसरी का सामान जो है उसको अपनी किचन में राइट, ग्रॉसरी जो यूटेंसिल्स हैं उनको उनकी जगह पे, कपड़ों को कपड़ों की जगह पर, हाउसवेयर्स को हाउसवेयर्स की जगह, तो उनको उनकी जगह पर फिट कर दोगे उसको। क्या तो क्या ऐसी ना स्टेटिस्टिक्स में होता है, स्टेटिस्टिक्स में ना बहुत सारा डाटा क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। अब जब डाटा हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। ठीक है, तो उसको अरेंज करने के ना दो तरीके हैं। तो या तो आप उसको इंडिविजुअल सीरीज़ में लगा लो, या उसको आप फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में लगा लो। अगर आप फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में लगाते हो तो दो तरह से सीरीज़ आती है, एक तो फ्रीक्वेंसी एरे और एक क्लास इंटरवल। यहाँ पर आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिविजुअल, तो ये क्या है, ये लिस्टेड होती हैं सिंगली, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा 1 2 3 4 5, रोल नंबर 1 के 50 नंबर हैं, रोल नंबर 2 के 40 नंबर हैं, इसके 35 नंबर हैं, इसके 26 नंबर हैं, इसके 30 नंबर हैं। ये है ना, इसमें क्या है, इसमें कोई भी क्लास शामिल नहीं होती है, वर्ग शामिल नहीं होते हैं ना। जैसे 0 से 10 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 30। तो इसमें क्या हो गया, ये क्लास हो गए, ये क्या हो गया, ये क्लास हो गया, और ये क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, तो देयर इज़ नो फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, दो तरीके होते हैं, या तो इसको आप सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, या आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसे ये मैंने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लिखा है, फिर आप क्या कर सकते हो, इसको 26 30 है ना, 35 40 और 50, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ये जो है, अगर छोटा मोटा कोई डाटा है तो ये समझ में आ सकता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा डाटा आपके पास है तो फिर आप इंडिविजुअल सीरीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, फिर उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा 3 चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ बच्चों के 0 से 10 मार्क्स आए हैं, कुछ के 10 से 20 मार्क्स आए हैं, और कुछ के 20 से 30 मार्क्स आए हैं, है ना। तो 30 नंबर का टेस्ट था, तो एक बच्चा इसमें आया, 2 बच्चे यहाँ पर आए 16 17, और एक बच्चे के 18 नंबर आए। तो 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। फिर एक बच्चे के जो है 7 नंबर आए हैं वो यहाँ पर आ गए, एक बच्चे के जो है 19 नंबर आए हैं वो यहाँ पर 29 नंबर आए हैं वो यहाँ पर आ गए, एक बच्चे के 19 नंबर आए हैं वो यहाँ पर आ गए, एक बच्चे के 18 नंबर आए हैं वो यहाँ पर आ गया, एक बच्चे के 16 नंबर आए हैं
तो वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम टैली बार्स। इसमें क्या होता है, जब आप इसमें एक जो क्या बोल सकते हैं लाइंस जो है, वर्टिकल लाइंस जो हैं उनको आप ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो है ये 4 लाइंस कॉलम शो करता है, और जब जैसी 4 लाइन होती हैं तो उसमें आप एक कट लगा देते हो जिसमें एक लाइन और ऐड हो जाती है, जिसमें टोटल नंबर क्या होता है 5। तो कुल मिलाकर के टैली बार में 5 लाइंस का एक ग्रुप बनता है, और जैसे ही ये ग्रुप बन जाता है आप दोबारा से फिर से एक नया ग्रुप बनाना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर 2 बच्चे आए हैं, यहाँ पर जो है 6 बच्चे आए हैं, और यहाँ पर 2 बच्चे आए हैं। तो 6 और 2 8 और 2 10, टोटल हमारे पास 10 बच्चे थे, जिसमें 0 से 10 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, 10 से 20 लाने वाले 6 बच्चे हैं, और 20 से 30 लाने वाले 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्लास फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये क्या हो गया, ये टैली बार्स हो गया। इसी चीज़ को मैंने क्या लिखा हुआ है, इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक बार देख लेना, मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए टर्मोलॉजीज़ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टर्मोलॉजीज़ के बारे में हमको पता होना चाहिए। अब क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टैली बार्स फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है। अब इसके बाद जब हम फ्रीक्वेंसी सीरीज को देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो डिस्क्रीट और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसकी आप एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हो, जो कि क्लियरली क्या है, दिखाई देती है। ठीक है, इसमें कोई भी क्लास इंटरवल नहीं होता है। डिस्क्रीट में अगर क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से बनेगा, इन विच सीरीज देयर इज नो क्लास इंटरवल्स। तो डिस्क्रीट सीरीज है या फ्रीक्वेंसी एरे है या क्लास इंटरवल जो है वो शो नहीं किया जाता है कौन सी सीरीज में, फ्रीक्वेंसी एरे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्क्रीट सीरीज। फिर आपसे दे दिया जाएगा ए और सी, चौथा ऑप्शन। तो ए और सी करेक्ट है क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज को फ्रीक्वेंसी एरे कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो इस चीज़ को मैं, देखिए वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ते हो, समझते हो कि किस तरह, तो वहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। खाली उसको पढ़ना नहीं है, आपको उस चीज़ को देखना भी है कि उसको एनालाइज भी करना है कि भाई यहाँ से मैं ये चीज़ पढ़ तो रहा हूँ, पर क्या यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है क्या। और अगर आप उस क्वेश्चन को लिख भी लोगे ना कि भाई ये क्वेश्चन बन सकता है, तो और भी बढ़िया होगा, है ना। तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर आइटम इन दिस सीरीज इज नंबर्ड रेदर देन मेजर्ड विद सम रेंज। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रमांकित करने के बजाय चीज़ों का मापा ज़्यादा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यूज़ पुट की जाती हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था ये वाला, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी। ठीक है, तो उसी चीज़ को ये कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो है पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उनको किसी टेबल या चार्ट्स के माध्यम से दिखा दिया जाता है। तो दोनों में अंतर केवल इतना है कि ऊपर जो फ्रीक्वेंसी एरे है उसमें क्लास इंटरवल्स नहीं होते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल्स होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट यही है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो और टाइप्स हैं, क्या है, एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है, जैसे इसमें मैंने लिखा है ये रहा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना। और किसी बच्चे के 10 नंबर आए हैं तो 10 को मैं यहाँ पर काउंट करूँगा। अब किसी के 19 नंबर आए हैं तो मैं यहाँ पर काउंट करूँगा। किसी के 20 आए हैं तो मैं यहाँ पे काउंट करूँगा। ठीक है, 30 वालों को मैं आगे लिखूंगा, लेकिन अगर किसी के 29 आए तो यहाँ पे लिखूंगा, 0 आए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसका मतलब है कि एक्सक्लूसिव माने छोड़ देना, एक्सक्लूड कर देना। तो इसमें जो लास्ट वाला नंबर होता है, माने जो अपर लिमिट होती है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, इसको बोला जाता है अपर लिमिट। तो जो अपर लिमिट होती है उस अपर लिमिट को फॉरगेट करना पड़ता है और वो अगली वाली क्लास के साथ कनेक्ट हो जाती है। क्लियर हो गया ये वाली बात, इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है, इंक्लूसिव में जैसे 0 से 9, 10 to 19, 20 to 29।
इसमें क्या है, इसमें 9 है यहाँ पर शामिल होगा, 10 है यहाँ पर, 19 है यहाँ पर, 20 है यहाँ पर, 29 है यहाँ पर। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो भी क्लास इंटरवल के बीच में होगा उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है, इंक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। ओपन एंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए बिलो 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर आ गया मोर देन 30। बात समझ आ गया, क्लियर है ये वाली बात। तो ओपन एंड है ना, इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीजेज होती हैं लेस देन 10, फिर 10 20 20 30 30 40 45 50, फिर मोर देन 50, ये इसको ओपन एंड बोला है, इससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, कॉम्युलेटिव में क्या मतलब होता है, कॉम्युलेटिव में जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी निकली 1 2 और 2, तो ये क्या आ गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, हमें निकालने है कॉम्युलेटिव। कॉम्युलेटिव में 1 और 2 3 और 2 5, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्लियर है, जिसमें हम पहली वाली फ्रीक्वेंसी को उसकी नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करके लिख देते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। इसके बाद मिड वैल्यूज आती हैं। मिड वैल्यूज जब भी हम दो क्लास इंटरवल का ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा मिड वैल्यू बन जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपने जो डाटा हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की भी चीज़ें हैं जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आपको अधिगम मंत्रा के साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी चैनल को शेयर, लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, वीडियो को शेयर्स भी करते रहिए, चैनल को भी शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है चैनल के साथ जोड़ करके चलिए। बिफोर एग्ज़ाम्स आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो मैं कंप्लीट करा के ही रहूँगा। इकोनॉमिक्स की बहुत बच्चे जो है डिमांड कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स ज़रूर कराइएगा, तो इकोनॉमिक्स में ज़रूर कराऊँगा, उस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है, इकोनॉमिक्स का बिजनेस स्टडीज़ में भी कुछ ही पोर्शन बचा है। देखिए, इकोनॉमिक्स लेने का मोटिव थोड़ा सा जो है अलग है ना। एक तो इकोनॉमिक्स में कुछ बच्चे हैं जिनकी काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक्स है, उनकी अच्छी प्रिपरेशन है इसमें। दूसरा क्या है कि कुछ बच्चों की नहीं है, या तो अच्छी है या नहीं है, इसमें बीच में कोई बच्चा नहीं होता, या तो अच्छी होगी या नहीं होगी, सैमी वाला कोई कहानी नहीं है ना। तो ये जो जून है इसमें मेरे को भी थोड़ा सा एक्चुअली टाइम मिल जाता है, वेकेशंस होते हैं हालांकि, लेकिन शेड्यूल भी बड़ा बिजी होता है क्योंकि बच्चे वगैरह आए हुए होते हैं तो उनके साथ पूरा टाइम देना पड़ता है, तो वो भी एक चीज़ है। खैर, सारी चीज़ें करनी है, सारी चीज़ों को देख करके चलना है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रिपरेशन करते रहिए, अपन लोग भी साथ में लगे हुए हैं, और बस एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, एक चीज़ आप लोग ज़रूर करते रहिए, जो भी कॉन्सेप्ट्स और क्लासेस चल रही हैं उनकी साथ साथ में आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन ज़रूर करते चलिए। और यार एमसीक्यू के लिए ना आपको कहीं वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे टाइप करो, जैसे मैंने आज मैंने क्या टॉपिक कराया, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, आप डाल दो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एमसीक्यू, आप देखो कितने सारे वेबसाइट्स आपके सामने खुल के आ जाएंगे सॉरी, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेंगे दुनिया भर के, फ्री ऑफ कॉस्ट, ले लो, पढ़ लो। थोड़ी सी मेहनत, देखिए सेल्फ प्रिपरेशन, मेहनत आप कर रहे हो ठीक बात है, लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, मैं हमेशा एक चीज़ को बोलता हूँ, देयर आर मेनी मोर पीपल्स हु रजिस्टर्ड देमसेल्व्स इन फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट, लेकिन सबको सीट नहीं मिलता है। तो अगर कोई सेलेक्ट हो रहा है तो उसका अपना एफर्ट है। तो आप ये देखो कि आप जो एफर्ट कर रहे हो, मतलब आप पहले खुद ही ये सोचो कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि इतना एफर्ट है और इतना जो है हो जाएगा, वो अपने आपको पता होता है 100% हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं हूँ। हालांकि कोई भी व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होता, लेकिन फिर भी एक एटीट्यूड उसका बनने लग जाता है कि हाँ भाई ये हो गया, 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 यहाँ हो जाएगा। अब ये चीज़ें बच रही हैं। अब जब एग्ज़ाम आता है 1-1.5 महीने पहले पता चल जाता है मेरी इतने प्रतिशत तैयारी है। तो अगर आप जो तैयारी कर रहे हो, अगर आप उससे सेल्फ सेटिस्फाइड हो कि हाँ भी मेरी तैयारी जो है सही तरीके से चल रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस इम्प्रूवमेंट को केवल आप ही एक ले करके आ सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मतलब
आपके जो परिस्थितियां हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो सिचुएशन है, वही केवल आपको मोटिवेट कर सकती है कि भाई आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। ठीक है, जैसे अधिगम मंत्रा को लेकर के आने के पीछे का कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ केवल एक मोटिवेशन है। कभी मैंने एक फॉर्म भरा था और मैंने दुनिया भर छाना था, दिल्ली, मेरठ, लेकिन मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो मैंने क्या करा, मैं अधिगम मंत्रा पर आ गया कि भाई अब देखो हम बाइलिंगुअल लेकर के आएंगे। ठीक है, जहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो दिक्कत हमने फेस करी उस सिचुएशन से हम निकल करके आए और हम वो चीज़ आपके सामने ले, ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं उसके पीछे एक मोटिवेशन होता है और मोटिवेशन के पीछे एक सिचुएशन होती है। अब आपको उस सिचुएशन को फाइंड करना है कि वो सिचुएशन क्या है जो आपको ऐसा मोटिवेट कर दे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। और देखो, सिलेक्शन इंसान का ही होता है, रोबोट या किसी एलियन का तो होता नहीं है। और आप ही के बीच से हम जो है वो निकल करके आते हैं, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, लगे रहिए और बहुत अच्छे से आप करते रहिए। बाकी आपका साथ है, चैनल को साथ साथ में ग्रो करते रहिए, क्योंकि जितना चैनल आगे बढ़ता रहेगा उतना चैनल को खुशी होगी और साथ साथ में आपको भी खुशी होगी। क्योंकि जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, जब वो आज भी मेरे से बात करते हैं तो कहते हैं कि सर जब हम आपसे स्टार्टिंग में जुड़े थे कुछ भी नहीं था और आज चैनल इतना बड़ा हो गया है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इतने सारे वॉचिंग आवर्स हो गए हैं और जल्दी मोनेटाइज की श्रेणी में भी ये आ जाएगा, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है ना। जैसे आप समझ रहे हो इस चीज़ को, ये एक अलग, देखिए ये एक अटैचमेंट होता है आपका। आप बेशक मेरे से पर्सनली नहीं मिले हैं, लेकिन आपके साथ जो कम्युनिकेशन होता है, आपका जो प्यार चैनल को मिलता है, चाहे कमेंट, लाइक, शेयर के रूप में हो, क्योंकि अगर आज चैनल यहाँ तक पहुँचा है तो उसके पीछे केवल और केवल आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का साथ है ना। तो वो एक अटैचमेंट, देखो मैं तो पर्सनली इस चीज़ को फील करता हूँ, है ना। और ये चीज़ मैं कई बार बोलता भी हूँ इस चीज़ को, और मुझे इसको बोलने में कोई वो नहीं है कि भाई इस चैनल के पीछे पूरा आप लोगों का हाथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, और आगे इस तरह से जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। बाकी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। MCQs की प्रिपरेशन जरूर करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि एक साथ चीज़ें नहीं होती हैं। अभी आपके पास लगभग 2 महीने हैं, तो बहुत अच्छे से आप MPTET वालों को स्पेशली मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो आप अच्छे से इस चीज़ को प्रिपेयर कर पाओगे। 2 महीने का मतलब है 60 दिन, और 60 दिन का मतलब है कितने घंटे? अगर आप 18 घंटे भी दे रहे हैं तो लगभग 1080 घंटे होते हैं। और मुझे नहीं लगता 1080 घंटे अगर कोई व्यक्ति प्रिपरेशन करे, समझ रहे हो, तो लगे रहो, सब हो जाएगा। बस अपनी सेल्फ स्टडी, मैं हमेशा से सेल्फ स्टडी को ध्यान में रखता हूँ, ठीक है। बाकी आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, प्री प्रिपरेशन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। जय हिंद।